नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नई वीडियो के साथ। आज हम अध्ययन करेंगे जो 10वां पाठ है, उसका अगला पाठ है। तीसरा पाठ जो अपना था अंग्रेजी साम्राज्य से प्रतिकार में संघर्ष। तो आज हम पढ़ेंगे उसमें कि राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर जनजातीय आंदोलन हुए थे। तो वैसे तो हम देखें कि राजस्थान में अत्यधिक वित्तीय बोझ के कारण किसानों में राजनीतिक जागृति आई। वित्तीय बोझ का अर्थ ये होता है कि किसानों पर भारी मात्रा में जो लगान लगाए जाते थे, भारी मात्रा में कर लिए जाते थे, और पहाड़ों में निवास करने वाली जनजातियों ने अन्याय और शोषण के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया। ये जो पहाड़ों में रहने वाली जाति थी, ये इन्होंने क्या किया था, अन्याय और शोषण के विरुद्ध क्रांति करनी शुरू कर दी। और जो ये आदिवासी होते हैं, इन क्षेत्रों में क्या किया, आंदोलन हमेशा स्वतः स्फूर्त थी। मतलब ये जो जाति है, ये खुद ही अपने आप ही आंदोलन करती है। इनको किसी की जैसे मुख्य रूप से अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आंदोलन करते हैं। और राजस्थान के भाग यदि हम देखें तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, और मुख्यतः यदि हम देखें तो डूंगरगढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, कुशलगढ़ है, इन क्षेत्रों में क्या कि भील जाति निवास करती है, आज भी करती है। और ये जो जाति है वो परंपरावादी, एक तरह से आदिवासी जाति है। और ये जाति हमेशा अपने सामाजिक और जैसे आर्थिक स्तर को लेके काफ़ी सजग रहती है। और इनको ये लगा कि अंग्रेज, भाई ये परंपरावादी जाति थी, इनको ये लगा कि अंग्रेज है वो इनके जो परंपरागत अधिकार है उनका हनन कर रही है। तो इन्होंने शासकों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। ये अपने परंपरागत अधिकार वो नहीं खोना चाहते। तो सबसे पहले हम आज करेंगे भगत आंदोलन का। भगत आंदोलन देखो, गोविंद गिरी, इसका नाम आपको याद रखना है, इन्होंने चलाया था भगत आंदोलन। गोविंद गिरी ने भीलों के राजनीतिक व सामाजिक उत्थान हेतु संप सभा की स्थापना की। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, संप सभा की स्थापना किसने की, तो गोविंद गिरी ने की थी। और उन्होंने भीलों के लिए एक पंथ चलाया था, अलग धर्म चलाया था, जिसका नाम था भगत पंथ। ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो संप सभा थी, तो संप सभा द्वारा मेवाड़, गुजरात, इडर आदि जो क्षेत्र है, इनमें भीलों में जागृति उत्पन्न होने से अंग्रेजी प्रशासन है वो शंकित होने लगा कि इस संप सभा ने इनको जागृत किया। तो अंग्रेज ये सोचने लगे थे कि अब ये अपने खिलाफ क्रांति करेंगे। अंग्रेजों ने भीलों को कृषि कार्य के लिए विवश किया। उन्होंने कहा कि आपको खेती का काम करना पड़ेगा, वह उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया। तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था। तो आपको याद रखना, संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी, भगत पंथ गोविंद गिरी ने चलाया था, और ये भगत आंदोलन भी गोविंद गिरी ने चलाया था। अब क्या हुआ था, जैसे इन्होंने जागृति ये हो गई, तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेज है उन्होंने इन भीलों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया और उन्हें बेकार कार्य के लिए बाध्य किया। अब ये जो अंग्रेज़ों ने गोविंद गुरु द्वारा जो ये चलाया जा रहा था ना, इसमें इस सामाजिक व सुधार संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। अंग्रेज़ों ने सोचा कि कहीं ये अपने खिलाफ क्रांति करके भील राज्य की स्थापना ना कर दे, ठीक है। इसलिए अक्टूबर 1913 में, इसके बाद में मूलभूत अधिकार तो गोविंद गिरी के नेतृत्व आंदोलन चलाया था। अब इनको ये लगा था कि कहीं भील राज्य की स्थापना ना कर दे, तो गोविंद गिरी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में इनको रिहा भी कर दिया। रिहा करने के बाद ये यहाँ से डूंगरपुर से मानगढ़ पहाड़ी, ये जो गुजरात में है आज, वहाँ चले गए। अब इन्होंने क्या किया था, ये मानगढ़ की पहाड़ी पर चले गए और उन्होंने सभी भीलों को ये कहा था कि आप मानगढ़ की पहाड़ी पे एकत्रित हो जाओ। तो 13 अक्टूबर 1913 में भील बड़ी संख्या में हथियारों सहित मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हुए, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, भीलों पर अंधाधुंध गोलाबारी करनी शुरू कर दी, जिससे हजारों भील मारे गए और भगत आंदोलन को धीरे धीरे इन्होंने नष्ट कर दिया और गोविंद गुरु को 10 वर्ष के कारावास की सजा दी। तो ये था अपना भगत आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे एक्की आंदोलन। एक्की आंदोलन, एक्की का अर्थ होता है एकता, ठीक है। तो अब हम एक्की आंदोलन देखते हैं। तो एक्की आंदोलन है ये 1917 में भीलों व ग्रासियों में, ये भीलों एक्की आंदोलन वैसे है, ये अपने इसने जो वहाँ के थे मोतीलाल तेजावत, उदयपुर मेवाड़ के, उन्होंने चलाया था। 1917 में भीलों व ग्रासियों ने महाराणा को पत्र लिखकर सरकार की दमनकारी नीति के प्रति अपना रोष जताया। इन्होंने कहा था कि यहाँ का जो महाराणा है वो हमारे प्रति जो नीति है उसकी दमनकारी है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है।
अब इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इन्होंने पत्र तो लिख दिया महाराणा को, लेकिन परिणाम नहीं निकला। अतः मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन कर दिया यहाँ भील और गरासियों ने, और यह एक्की आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि एक्की आंदोलन किसने किया था और कब किया था? तो 1917 में किया था और मोतीलाल तेजावत ने किया। तो ये तो थे अपने आदिवासी जो दो हुए थे। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में थोड़ा सा हम देखते हैं कि राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों शुरू हुए थे। तो सबसे पहला कारण है अंग्रेजों के प्रभाव में आकर राजाओं ने अपनी प्रजा की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। अब राजा है वो सोचते हैं हमारे लिए तो सब कुछ कौन है? अंग्रेज है, और उन्होंने अपनी प्रजा की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। शासकों ने ये सोचा था कि और अंग्रेज की अपनी जो शासक अपने को अंग्रेजों पर निर्भर मानने लगे, इसलिए शासकों ने जागीरदारों पर और जागीरदारों ने कृषकों पर निर्भरता छोड़ दी। ये शासक ये सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व है किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में। तो वो अंग्रेजों की ज़्यादा चापलूसी करते थे। जागीरदार है ये सोचते थे कि हमारा जो मुख्य नेता है वो राजा है, अगर हम पे कोई कष्ट आएगा तो राजा हमें बचा लेगा। तो इन्होंने कृषकों का ध्यान देना एकदम ही छोड़ दिया। राजस्व बेकार अत्यधिक मात्रा में वसूल की जाने लगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों पर कर लगा दिया गया। कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे जागीरदारों का रुख कठोर हो गया। अब किसान है वो लगातार बढ़ते गए। अब जैसे किसान बढ़ते गए तो जो क्यों बढ़े? क्योंकि ये जो काल था ना, इसमें अन्य व्यवसाय से लोग निकल कर आ गए और सारे खेती करने लगे। अब सारे खेती करने लगे तो मजदूरों की संख्या में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। इसलिए जागीरदार है इन्होंने थोड़ा सा कठोर रुख अपनाया। कृषि उत्पादित मूल्य में कमी व बढ़ोतरी दोनों किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। यदि खेती के कार्य में बढ़ोतरी हो गई तो दोनों ही लाभकारी थी, क्योंकि जहाँ एक और कीमत की गिरावट आ गई, कीमत कम होने पर मूल्य कम हो जाता था, बचत का मूल्य कम हो जाता था, और कीमत ज़्यादा होने पर लाभ का भाग जागीरदार जिन्स अनाज के रूप में लगान ले लेता था। जैसे ही इनको ये लगे कि खेती, जैसे मान लो गेहूँ है, बाजरा है, इनकी कीमत बढ़ गई तो वो लगान के रूप में पैसे नहीं लेके अनाज लेते थे। अगला है अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था में कृषकों के प्रति उदार व पैतृक नज़रिया बदल गया। अब देखो अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसमें क्या है कि जो सामंत और कृषक थे उनके प्रति जो उनका एक नज़रिया था, पहले हम इनको इज्जत की दृष्टि से देखते थे, वो नज़रिया इनका बदल गया। तो ये अपने कारण थे किसके? राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू होने के कारण। अब जो इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन है, जिसके बारे में लगभग प्रश्न पूछा जाता है और आपको इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, ये है अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। इस पर बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बिजोलिया आंदोलन है, ये राजस्थान का सबसे लंबा और प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था। राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन है और ये ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं हुई थी, और ये आंदोलन काफ़ी समय तक चला था। अब देखो आपको बता देती हूँ कि 1894 तक बिजोलिया का जो राजा था, राव था, वो था गोविंद दास। इनकी मृत्यु तक तो किसानों पर कोई विशेष शिकायत नहीं थी। इन्होंने लगान भी कम मात्रा में लगा रखे थे, तो शिकायत नहीं थी। 1894 में इनकी मृत्यु के बाद बनते हैं शासक राव कृष्ण सिंह। यहाँ से बिजोलिया शुरू होता है लगभग। तो राव कृष्ण सिंह जागीरदार बने और उसके समय किसानों पर, आपको याद रखना, 84 प्रकार के लाग बाग थी, मतलब 84 प्रकार के कर थे, जिससे किसानों की कमाई का देखो कितना प्रतिशत है, 87% भाग जागीरदार के पास चला जाता था। अगर आपके खेत में 100 बोरी अनाज होती है तो 87 बोरी है वो किसके पास चला जाता था? जागीरदार के पास। किसानों के पास, बेचारों के पास कुछ भी नहीं बचता था। ये किसान परेशान हो गए। अब 1897 में क्या हुआ? 1897 में ये गिरधरपुरा गांव है, वहाँ पे गंगाराम धक्कड़ एक आदमी था, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके जो पिता है, गंगाराम धक्कड़ के पिता की मृत्यु हो गई थी, और पिता के मृत्यु बोझ पर सभी किसान वहाँ गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हो गए। और होने के बाद उन्होंने जो ये लगान थे, कर थे, उन पर चर्चा की और कहा कि यहाँ का जो ये सामंत है कृष्ण सिंह, इसके खिलाफ हम मेवाड़ के जो महाराणा थे उसमें फतेह सिंह, उसको बताया कि देखो आपके इस शासनकाल में हमारा जो कृष्ण सिंह है, इसने हम पे बहुत सारी लागबाग लगा रखी है, तो आप हमारी ये लागबाग कम कराओ। इन्होंने किसको अवगत कराया था? मेवाड़ के महाराणा को।
महाराणा ने जांच के लिए एक समिति बनाई थी जिसका नाम था आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन को नियुक्त कर दिया कि आप जाओ बिजौलिया, वहाँ जाके देखो कि क्या वाकई वहाँ का जो राव राजा कृष्ण सिंह उसने लगा रखी था इतना। तो आबिद हुसैन ने सही रिपोर्ट दी कि हाँ भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा 84 प्रकार के कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला, बस 1-2 लगाने हैं, क्योंकि महाराणा ने कह दिया इसको राव कृष्ण सिंह को, तो उन्होंने बस 1-2 लगाने कम कर दी और कुछ भी नहीं किया। अब 1-2 लगान से होता क्या है। इसके बाद में देखो 1899 से 1900 तक भयंकर अकाल पड़ गया था, जिसको हमारे भाषा में कहते हैं 56वीं अकाल। ये विक्रम संवत 56 में पड़ा था, और अगर ईस्वी सन देखें तो 1899-900 में इससे किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। मतलब बेचारे किसान है वो बुरी तरह मारे गए। इसके बावजूद भी अब देखो 1903 में इस राव कृष्ण सिंह ने एक नया चंवरी का रोड लगा दिया। पहले तो कर थे ही, अब इस कृष्ण सिंह ने क्या कर दिया, एक नया का रोड लगा दिया चंवरी कर। क्या है ये चंवरी कर, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। इसमें एक कहा कि यदि कोई भी किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो 5 रुपये राजकोष में जमा कराएगा। ये था चंवरी कर। शादी में हम जो चंवरी मारते हैं ना, तो उसी प्रकार ये चंवरी कर लगा दिया कि 5 रुपये कोष में जमा कराने पड़ते हैं। किसानों ने इसका विरोध किया और उन्होंने बेचारों ने क्या किया, अपनी कन्या का विवाह करना बंद कर दिया। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो 1906 में ये जो राव कृष्ण सिंह के बाद ये तो हट जाता है गद्दी से, और 1906 में शासक बनता है राव पृथ्वी सिंह। अब ये जो राव पृथ्वी सिंह बिजौलिया के जागीरदार बने, तो इन्होंने एक नया कर रोड लगा दिया जिसका नाम था तलवार बंदाई नामक नया कर। अब ये इन्होंने कह दिया कि जब भी कोई राजा बनेगा तो उस राजा को जब हम तलवार देते हैं तो आपको तलवार बंदाई कर देना पड़ेगा। अब इस समय तो किसानों की लूट और शोषण एकदम चरम सीमा पे चले गए। बेचारे किसान जितना भी अपने खेत में उत्पादन करते थे वो सारा राजकोष में चला जाते थे। तो इन्होंने आंदोलन करने की सोची। तो 1913 में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में हल चलाना और बेगार देना बंद कर दिया कि ना तो हम खेतों में काम करेंगे ना ही इनको बेगार देंगे। अब इन्होंने ये काम बंद कर दिया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, किसानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इन्होंने किसानों पर मारपीट अत्याचार करने शुरू कर दिए। अब देखो आगे क्या होता है। 1916 में साधु सीताराम दास ने, अब 1913 से लेकर 16 तक तो वो शासक साधु सीताराम दास है वो इसका नेतृत्व करते हैं। 1916 में साधु सीताराम दास ने क्या किया था कि ये जो विजय सिंह पथिक है, जो राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, उन विजय सिंह पथिक को बिजौलिया बुलाया था। ये विजय सिंह पथिक है वो ग्वालियर की थे मूलतः, मध्य प्रदेश के। इनका मूल नाम था भूप सिंह। इनको बुलाया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करो, और इनको कहा कि आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा। पथिक जी ने क्या किया था, जैसे 1916 में पथिक जी आए और 1917 में उन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। ये आपको याद रखना है कि ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। और इसके इन्हीं के इस ऊपर माल पंच जो बोर्ड है इसके माध्यम से इन्होंने इस आंदोलन का श्रीगणेश किया। अब देखो ये जो बिजौलिया आंदोलन है, इस आंदोलन को जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने, इनका समाचार पत्र था मराठा पत्र के माध्यम से इन्होंने इस यहाँ के किसानों की हालत को जनता के सामने बताया और पूरे देश में इसका प्रसार किया, जिससे मेवाड़ के महाराणाओं की वीर गाथाओं की चर्चा की। इन्होंने कहा मेवाड़ तो इतना गौरवशाली प्रदेश है और यहाँ किसानों की ऐसी दशा हो रही है तो ये शोभा नहीं देता। माणिक्यलाल वर्मा ये भी मेवाड़ के थे। इन्होंने एक गीत गाया था जिसका नाम था पंछिड़ा गीत के माध्यम से इन्होंने लोगों को जागृत किया था इस आंदोलन में। अब देखो कानपुर से ये एक क्रांतिकारी थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ये कानपुर के रहने वाले थे। इनको विजय सिंह पथिक ने राखी भेजी थी और इनका एक समाचार पत्र था जिसका नाम था प्रताप। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। बहुत बार पूछते हैं किस समाचार पत्र के माध्यम से, तो प्रताप के माध्यम से। पथिक जी ने इन्हें चांदी की राखी भेजी थी, इनको यहाँ आमंत्रित भी किया था। और प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था रंगभूमि। उस रंगभूमि में इन्होंने जो किसानों का चरित्र चित्रण किया है वो बिजौलिया के किसानों से एकदम मिलता जुलता है। जो लाग बाग उन्होंने बताई है, जो चरित्र चित्रण किया है वो सारा बिजौलिया के किसान का चित्रण किया। अभी मेवाड़ जब ये आंदोलन चल रहा था तो बात पहुंच गई मेवाड़ के महाराणा तक। उस समय फतेह सिंह थे मेवाड़ के महाराणा। उनको पता चला कि बिजौलिया का जो जागीरदार है
राव कृष्ण सिंह है, अन्य हैं, वो सारे किसानों पे बहुत ज़्यादा कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने मेवाड़ की महारानी ने बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया कि आप वहाँ जाकर पूरी जानकारी लो। तो आयोग ने सिफारिशें दी कि वाकई में वहाँ यही कंडीशन है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बाद में सरकारी दबाव के कारण धीरे धीरे ये आंदोलन फैलने लगा। तो राजस्थान के थे एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसको बोलते हैं एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। हालैंड के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। एजीजी ने हालैंड एक आदमी था, उसके नेतृत्व में एक समिति और बनाई। फरवरी 1922 में हालैंड ने किसानों से वार्ता कर 35 लागतें माफ़ कर दिया। अब हालैंड ने क्या किया था, जो लागत थी उसमें से 35 लागत वो किसानों की माफ़ कर दी, लेकिन ये समझौता स्थायी नहीं हो सका। थोड़े दिन तो वो लागत माफ़ कर दी, फिर वापस लगा दी, तो समझौता स्थायी नहीं हो सका। 1927 में विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी भूमि पड़त छोड़ दी। अब विजय सिंह पथिक ने कहा कि आप अपनी भूमि को खाली छोड़ दो, हम उत्पादन नहीं करेंगे तो अपना कर देंगे कहाँ से, ये जागीरदार अपने आप रह जाएंगे। अब उन्होंने पड़त छोड़ दी तो जागीरदार ने भूमि का नीलाम करना शुरू कर दिया। अब किसानों की भूमि थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने नीलाम करना शुरू किया, और इस भूमि की नीलामी के लिए बेचारे किसान नाराज़ हुए। तो इसके लिए उत्तरदायी किसे ठहराया था, विजय सिंह पथिक को उत्तरदायी ठहराया कि इन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की है जिसकी वजह से जागीरदार भूमि को नीलाम कर रहा है। तब पथिक जी ने अपनी जैसे इनको उत्तरदायी ठहराया, तो ये आंदोलन उन्होंने छोड़ दिया, और ये आंदोलन है वो धीरे धीरे 1941 तक जारी रहा। तो ये आंदोलन 1897 से शुरू होकर 1941 तक जारी रहा, मतलब 44 वर्षों तक चलने वाला ये भारत का पहला किसान आंदोलन है जो सबसे लंबा चला था। तो विद्यार्थियों, आज हमने बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बिजोलिया वाला, आप इसको पढ़ोगे पूरी ध्यान से। अगले अध्याय में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।